Stories that stay. दो फौजी भाइयों की कहानी। एक शपथ, एक बलिदान, एक बदला। भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में दो भाई रहते थे, वीर और कर्ण। गांव में बिजली अक्सर गायब रहती थी, लेकिन इस घर में उम्मीद की रोशनी कभी नहीं बुझती थी। उनके पिता जगदीश एक ईमानदार किसान थे और मां सुमित्रा एक संस्कारी और सख्त मगर स्नेही गृहिणी। दोनों बेटों को उन्होंने बचपन से एक ही बात सिखाई थी, देश पहले, बाकी सब बाद में। वीर बचपन से ही गंभीर स्वभाव का था। वो किताबों और देशभक्ति की कहानियों में खोया रहता। छोटा करण एकदम उल्टा, हर वक्त दौड़ता, खेलता, शरारत करता। लेकिन जब वीर उसे देश के वीर सैनिकों की कहानियां सुनाता, तो कर्ण की आंखों में भी आग जल उठती। एक बार गांव के मेले में आर्मी रिक्रूटमेंट का कैंप लगा। वीर चुपचाप अपने दस्तावेज लेकर वहां गया, परीक्षा दी और पास हो गया। जब वो सिपाही बना, तो मां ने अपने हाथों से मिठाई बांटी, लेकिन कर्ण ने बस एक बात कही, भाई, अब मेरी बारी है। वीर ने हंसते हुए सिर पर हाथ रखा। तू मुझसे बड़ा अफसर बनेगा कर्ण, मैं तुझ पर गर्व करना चाहता हूं। समय बीता। कर्ण ने एनडीए की परीक्षा दी, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, सब पार किया और एक दिन आर्मी ऑफिसर बन गया। पूरे गांव में पटाखे फूटे। वीर ने एक मोटी सी मिठाई की डिब्बी लेकर अपने यूनिट में सबको खिलाई। मेरा छोटा भाई अफसर बन गया है। अब दोनों भाई देश के अलग अलग मोर्चों पर तैनात थे। कभी कभार छुट्टी में गांव आते तो मां की रसोई में बैठकर घंटों बात करते, ड्यूटी, दुश्मन, देश और बचपन के किस्से। लेकिन किसे पता था कि ये मीठे पल कितने कम हैं। एक दिन करण को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया, ऑपरेशन ब्लैक फॉल्कन, जो एक दुर्गम सीमा के पास चल रहा था। ये इलाका वर्षों से आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था। करण की टीम को वहां दुश्मनों के नेटवर्क को खत्म करने का टास्क मिला। इसी दौरान वीर को भी उसी क्षेत्र की अग्रिम चौकी पर भेजा गया, लेकिन दोनों को इसका पता नहीं था। कर्ण ने अपनी यूनिट के साथ जंगल में ठिकानों को खोजना शुरू किया। वहीं वीर भी सीमांत चौकी पर हर हरकत पर नजर रखे हुए था। लेकिन दुश्मन भी चालाक थे। उन्होंने रात्रि के अंधेरे में हमला कर दिया। वीर और उसकी टुकड़ी ने बहादुरी से मुकाबला किया। उसने अपनी जान पर खेलकर पूरी चौकी को बचाया, लेकिन खुद शहीद हो गया। कर्ण को इस हमले की खबर मिली, लेकिन उसे ये नहीं बताया गया कि शहीद सैनिक कौन था। मिशन की सुरक्षा को देखते हुए नाम गोपनीय रखा गया। कर्ण ने खुद जाकर बॉडी की पहचान करनी चाहिए। जब उसने स्ट्रेचर पर पड़े सैनिक का चेहरा देखा, वो कांप उठा। वीर! उसकी आवाज गले में अटक गई। वो वहीं बैठ गया, आंखों से आंसू रुके नहीं। लेकिन तभी उसके एक सीनियर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कर्ण, अब तुम्हारे भाई की कुर्बानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। ऑपरेशन अब तुम्हारे नेतृत्व में है। कर्ण ने वीर की अंतिम यात्रा तक रुकने से इनकार कर दिया। वो बोला, मेरे भाई की चिता तब जलेगी जब दुश्मनों का आखिरी ठिकाना जलाया जाएगा। कर्ण ने नक्शे मंगवाए, पिछली इंटेल रिपोर्ट्स को रात भर पढ़ा। उसने एक नई रणनीति बनाई, मिशन फॉल्कन रिवेंज। टीम तैयार हुई, लेकिन सबको बताया गया कि ऑपरेशन का नेतृत्व अब पर्सनल बदले से प्रेरित अफसर कर रहा है। जोखिम बहुत था। रात के अंधेरे में कर्ण और उसकी टीम ने चुपचाप सीमा पार कर खुफिया रास्तों से दुश्मन की सबसे बड़ी चौकी तक पहुंच बनाई। कर्ण खुद सबसे आगे था, हाथ में वीर का लॉकेट और दिल में बदले की आग। अचानक फायरिंग शुरू हुई। दोनों तरफ से गोलियां चलीं। कर्ण ने एक एक कर दुश्मनों को ढेर किया। एक ग्रेनेड उसकी कमर के पास फटा। वो घायल हो गया, लेकिन रुका नहीं। आखिरी चौकी तक पहुंचते पहुंचते उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन आंखों में वही वादा था, भाई, तुझे न्याय मिलेगा। आखिरकार उसने दुश्मन की पूरी चौकी को उड़ा दिया। कर्ण को जब अस्पताल में होश आया, तो सबसे पहले मां सामने खड़ी थी। उसने पूछा, मां, मिशन पूरा हुआ? मां ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ बेटा, तेरा भाई तुझ पर गर्व करता होगा। कुछ दिनों बाद कर्ण को शौर्य चक्र से नवाजा गया। गांव लौटते ही लोग ढोल नगाड़े लेकर खड़े थे। वीर की तस्वीर के नीचे फूलों की माला थी और एक नई पट्टी लगी थी, वीर कर्ण चौक। हर साल कर्ण गांव आता है, वीर की तस्वीर के सामने खड़ा होकर सलामी देता है और कहता,
तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी भाई। तेरा करण हमेशा डटा रहेगा, क्योंकि असली भाई वो होता है जो सिर्फ खून से नहीं बल्कि कर्तव्य से जुड़ा होता है। बेवफाई के बाद का इम्तिहान। रेहा और करण की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की जोड़ी को लोग मेड फॉर ईच अदर कहते नहीं थकते थे। सोशल मीडिया पर उनकी मुस्कुराती तस्वीरें, फैमिली डिनर, ट्रिप्स, सब कुछ इतना परफेक्ट लगता था कि कोई भी उनकी जिंदगी को एक आदर्श मान ले। लेकिन परफेक्शन की परत के पीछे अक्सर सच्चाई छिपी होती है, और रेहा इस सच्चाई से अब तक अनजान थी। रेहा एक सुलझी और संवेदनशील महिला, जिसने अपना करियर छोड़कर शादी और रिश्ते को प्राथमिकता दी थी। वो करण के लिए एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक समझदार जीवन साथी बनने की पूरी कोशिश करती रही। लेकिन शायद कुछ अधूरा था, जो धीरे धीरे उसकी मुस्कान के पीछे छिप गया था। शादी के पहले 2 साल तो जैसे किसी सपने की तरह थे। कर्ण हर छोटी चीज में रेहा का ख्याल रखता, उसका पसंदीदा कॉफी मग लाना हो या ऑफिस से थक कर भी मुस्कान देना, सब कुछ जैसे एक परफेक्ट पति करता है। लेकिन तीसरे साल से कुछ बदलने लगा। करण देर रात आने लगा, फोन कॉल्स पर फुसफुसाकर बातें करता और अक्सर काम के बहाने हफ्तों तक घर से बाहर रहता। रेहा ने शुरुआत में इस बदलाव को नजरअंदाज किया, सोचकर कि यह एक अस्थायी दौर है। लेकिन एक दिन एक छोटी सी चीज ने उसकी दुनिया उलट दी। वो करण की शर्ट धोने के लिए उठी तो जेब से एक होटल की रसीद गिरी। एक बिजनेस होटल का नाम ब्लू ऑर्किड इन, और बुकिंग 2 लोगों के नाम पर थी। रेहा का दिल धड़कने लगा। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, सोचती रही, क्या ये वही करण है जिसे वो जानती थी? वो उस रसीद को वापस जेब में रख सकती थी, मगर उसने नहीं रखा। उसने कर्ण से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके बाद से उसने कर्ण के हर व्यवहार को गौर से देखना शुरू कर दिया। वो किससे बात करता है, कितनी देर बात करता है, किस तरह अचानक चौंक जाता है जब वो पास आती है। कुछ दिनों बाद रेहा ने कर्ण का लैपटॉप इस्तेमाल किया और उसमें एक फोल्डर पाया, पासवर्ड से लॉक किया हुआ। शक और बढ़ा। उस रात जब कर्ण सो गया, रेहा ने उसका फोन चुपचाप लिया और लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। पासवर्ड वही था, करण की मां की जन्मतिथि। फोल्डर खुलते ही उसके सामने दर्जनों फोटोज और चैट्स खुल गए। करण और एक लड़की, एक ऑफिस पार्टी, एक कॉफी डेट और कई होटल मीटिंग्स। लड़की का नाम था सिया, उसकी नई मार्केटिंग हेड। रेहा का दिल जैसे टूट गया हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने वही किया जो करण कभी नहीं सोच सकता था, चुपचाप सबूत इकट्ठा करने लगी। रेहा ने अपनी पुरानी कॉलेज दोस्त नैना से संपर्क किया, जो अब एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थी। नैना की मदद से रेहा ने करण के फोन से स्क्रीनशॉट्स, चैट बैकअप और होटल विजिट हिस्ट्री निकाली। सारा कुछ रेहा के पास था, लेकिन उसने करण से फिर भी कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद करण ने कहा, मुझे मुंबई जाना है एक बिजनेस मीटिंग के लिए। रेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर, अपना ध्यान रखना। लेकिन करण के जाते ही रेहा ने नैना के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। उसने उसी होटल में एक बुकिंग करवाई, उसी तारीख पर। नैना ने एक ट्रैकर डिवाइस करण की कार में फिट किया था। उस रात कर्ण होटल के उसी कमरे में था, सिया के साथ। लेकिन कमरे के बाहर होटल की लॉबी में बैठी थी रेहा, कैमरे, रिकॉर्डर और दिल में तूफान लेकर। सुबह जब करण होटल से निकला तो वो उसे नजर नहीं आई, लेकिन रात को जब वह घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में एक वीडियो प्रोजेक्टर पहले से चल रहा था। स्क्रीन पर वो खुद था, सिया के साथ। रेहा ने उससे सिर्फ इतना पूछा, कितनी बार? एक बार, 2 बार, या हर बार जब तुमने कहा कि तुम बिजनेस मीटिंग में हो? करण के पास कोई जवाब नहीं था। सच बताओ, उसकी आवाज में ठंडापन था। तुम्हारा दिल कब भटका था और क्यों? कर्ण चुप था, फिर बोला, रेहा, मैं बहक गया था, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी हो। रेहा हंसी, एक ठंडी, खाली हंसी। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी होती तो तुम मुझे नहीं, अपने लालच और हवस को चुनते। उस रात रेहा ने कर्ण से अलग कमरे में सोने को कहा और अगली सुबह मायके चली गई। कर्ण अब अकेला था। सिया से भी उसका रिश्ता खत्म हो गया था। उसने जब देखा कि रेहा ने सब रिकॉर्ड किया है तो डर के मारे उसने भी दूरी बना ली। कर्ण ऑफिस जाता, घर लौटता और दीवारों से बातें करता, रेहा की तस्वीरें देखता और रोता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
एक दिन कर्ण को एक पार्सल मिला, एक लीगल नोटिस, तलाक का। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत रेहा को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वो खुद उसके मायके पहुंचा, लेकिन रेहा अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो एक एनजीओ में काम करती थी, महिलाओं के आत्मनिर्भरता कार्यक्रम चलाती थी। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक थी। कर्ण ने कहा, रेहा, बस एक आखिरी बार बात कर लो। रेहा ने उसे ऑफिस बुलाया। अब सीन पलट चुका था। सामने बैठा था एक पछताया हुआ आदमी और सामने खड़ी थी एक नई और मजबूत औरत। करण बोला, रेहा, मैंने जो किया उसका कोई बहाना नहीं, पर मैंने अपनी गलती समझी है। मैं खुद से नफरत करने लगा हूं। प्लीज, क्या हम फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं? रेहा चुप रही, फिर बोली, कर्ण, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने खुद को खो दिया था तुम्हारे प्यार में। अब जब खुद को पाया है तो फिर खोना नहीं चाहती। कर्ण की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। रेहा ने तलाक के बाद अपने नाम से एक काउंसलिंग सेंटर खोला, स्वयं। वहां वो उन महिलाओं को सशक्त बनाती है जो धोखे और दर्द से टूटी होती हैं। कभी कभी वो पुरानी तस्वीरें देखती, मुस्कुराती है, लेकिन फिर बंद करके कहती है, अब मैं अधूरी नहीं, मैं पूरी हूं, अपने आप में। और यही था रेहा का सबसे बड़ा इम्तिहान, बेवफाई के बाद भी खुद को फिर से पाना। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.